गुड मॉर्निंग बच्चों। प्यारे बच्चों, हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे आरएनएस इक्वेशन के बारे में। हमने एक्टिवेशन एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने थ्रेशोल्ड एनर्जी के बारे में पढ़ा, हमने कोलिजन फ्रीक्वेंसी के बारे में पढ़ा। बच्चों, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी। देखो बच्चों, कोलिजन थ्योरी क्या कहती है? कोलिजन थ्योरी ये कहती है कि जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो हमें पता है रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं। कोलाइड करने के बाद प्रोडक्ट बनाते हैं। मतलब कि रिएक्टेंट के कोलिजन से प्रोडक्ट बनता है। यह कहती है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी ने एक और बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई, कि जितने ज्यादा कोलिजन होंगे, नंबर ऑफ कोलिजन जितने ज्यादा होंगे बच्चों, हमारे प्रोडक्ट के बनने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे। और जितना ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा उस रिएक्शन का रेट उतना ही ज्यादा होगा। रिएक्शन का रेट जो होता है बच्चों, जो स्पीड होती है, वो इसी बात से तय होती है कि प्रोडक्ट कितना बन रहा है। अगर प्रोडक्ट बहुत जल्दी बन रहा है और ज्यादा बन रहा है तो उस रिएक्शन का रेट ज्यादा होगा, और अगर प्रोडक्ट बहुत कम अमाउंट में बन रहा है तो बच्चों उस रिएक्शन का रेट कम होगा। ये बात हम जानते हैं। तो सबसे पहली बात इसने क्या बताई, मैं लिख देता हूं यहां, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, this theory, reactant molecule are collide to give product। ठीक है? So rate of reaction, depend upon नंबर ऑफ कोलिजन। है कि नहीं? जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर। मैं लिख देता हूं, रेट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर। सही बात है? और नंबर ऑफ कोलिजन को बच्चों जेड से डिनोट करते हैं। कोलिजन थ्योरी ने सबसे पहली बात बच्चों ये बताई कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल के बीच में जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना ज्यादा उस रिएक्शन का रेट होगा। मतलब रेट केवल और केवल डिपेंड कर रहा है किस पे? नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर। सही बात है? लेकिन आगे एक और बात बताई, और ये बात कहीं ना कहीं हम पहले भी पढ़ के आ चुके हैं बच्चों। जब मैंने रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम बनाया था तो मैंने कहा था कि देखो, रिएक्टेंट के पास इतनी एनर्जी तो होती है जिसको हम ER से डिनोट करते थे, लेकिन रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल हमेशा एक दूसरे के साथ कोलाइड करते रहते हैं, लेकिन उनका हर कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाता। उनका केवल वो कोलिजन प्रोडक्ट बनाता है जिनके पास एक मिनिमम एनर्जी होती है, जिसको हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी। जब जब कोलिजन की एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर हो जाती है तो उसका कोलिजन इफेक्टिव बनता है। उससे पहले जो कोलिजन होते हैं वो इफेक्टिव नहीं होते। तो मैं यहां से एक बात कह सकता हूं कि ये जो कोलिजन होंगे ना, सारे के सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएंगे, केवल वो कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे जो इफेक्टिव होंगे। या मैं ये भी कह सकता हूं, जो इफेक्टिव कोलिजन होता है ना बच्चों, वो एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के बीच में होता है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। सही बात है? तो मैं देखो यहां पे लिख रहा हूं, बट एवरी कोलिजन डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट, डज नॉट फॉर्म प्रोडक्ट। कौन से कोलिजन प्रोडक्ट बनाएंगे? ओनली दोज कोलिजन फॉर्म प्रोडक्ट which have
minimum amount of energy, that is threshold energy, that is threshold energy, जिसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी होनी चाहिए, और जिस मॉलिक्यूल के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगी ना बच्चों, उस मॉलिक्यूल को बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। तो मैं यहां लिख देता हूं कि रिएक्शन का जो रेट होगा ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल पे, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल के ऊपर। और एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल को बच्चों डिनोट करते हैं एफ से। और तुम्हें बता दूं, ये जो एफ होता है, नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है बच्चों, ये होता है ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। और इसके बारे में हम पहले पढ़ के आ चुके हैं आरएनएस इक्वेशन के अंदर, वहां मैंने बताया भी था तुम्हें कि ये कहां से आया, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो बच्चों वो जो ई की पावर माइनस ई आर टी वहां पे होता है ना, वो वास्तव में नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होता है। जैसे देखो, रेट को के से डिनोट करते, के इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो यहां एक कांस्टेंट ले आऊंगा, तो ए ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी, ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बोलते हैं आरएनएस कांस्टेंट। ठीक है, यहां तक की बात क्लियर है। तो बच्चों ये जो ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी है, ये वास्तव में नंबर ऑफ एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल है। एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, या मैं ये भी कह सकता हूं जिन मॉलिक्यूल के कोलिजन इफेक्टिव होते हैं उनको बोलते हैं एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल। अब सुनो जरा बच्चों, यहां से ध्यान से, यहां से मैं ये कह सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z इंटू एफ, और मैं ये भी कह सकता हूं रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Z ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ठीक है, यहां तक की बात। अब बच्चों कोलिजन थ्योरी जब पढ़ते हैं तो बच्चों रेट को डिनोट करते हैं के से। रेट बराबर क्या होता है, के। सही है। अब सुनो जरा ध्यान से, अगर मैं इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाऊं तो एक कांस्टेंट लेके आऊंगा, और बच्चों इस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। तो यहां से एक और लाजवाब रिजल्ट निकलता है कि के बराबर Z ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। हम निकाल सकते हैं किसी भी रिएक्शन का रेट इस वाले फॉर्मूला से, के बराबर Z इंटू ई की पावर माइनस ई अपॉन आर टी। ये कोलिजन थ्योरी थी, यानी कि किसी भी रिएक्शन का अगर रेट निकालना है तो हमें इस इक्वेशन की हेल्प से उस रिएक्शन का रेट निकाल लेना है। लेकिन यहां पे एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट किया गया, क्या कि ये जो रेट निकाला गया इस इक्वेशन का यूज करके, वो रेट एक्सपेरिमेंटली रेट के साथ मैच नहीं हो रहा था। एक्सपेरिमेंटली रेट होता है बच्चों एक्चुअल रेट, वास्तव में उस रिएक्शन के रेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा, या उस रिएक्शन का क्या रेट है, वास्तव में क्या रेट है, वो रेट इस थ्योरेटिकली इक्वेशन से जो डिटरमाइन किया जाता है रेट, उससे डिफरेंट होता है। मतलब मैं ये कह सकता हूं बच्चों, हमारी इस इक्वेशन से जो रेट मेजर हुआ, जो ऑब्जर्व हुआ, वो एक्चुअल वैल्यू से डिफरेंट था। तो क्या किया गया, इस कोलिजन थ्योरी के अंदर एक और फैक्टर ऐड कर दिया गया जिसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर बोलते हैं, कि भाई ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर है, ये प्रोबेबिलिटी फैक्टर रिजल्ट को करेक्ट कर देगा। जैसे हमने सॉल्यूशन यूनिट के अंदर एक फैक्टर ऐड किया था, वन टू फैक्टर, ऐसे ही हम कोलिजन थ्योरी के अंदर एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर ऐड कर रहे हैं। तो बच्चों मैं यहां पे लिखता हूं क्या, द रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ ए रिएक्शन observed from above equation is differ from experimental rate. So the above equation is modified by adding a probability factor, by adding a probability factor।
अब इक्वेशन बन गई k बराबर z e की पावर माइनस ई अपॉन आर टी तो थी, इसमें एक प्रोबेबिलिटी फैक्टर p और ऐड कर दिया। इस p को बच्चों प्रोबेबिलिटी फैक्टर या ओरिएंटेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, मैं समझाता हूं तुम्हें। देखो बच्चों, मान लो एक इक्वेशन है जिसमें दो NO2 आपस में जुड़ के N2O4 बना रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान देना जरा। अब अगर मैं बात करूं NO2 के स्ट्रक्चर की, तो NO2 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। एक NO2 का ये हो गया और दूसरे NO2 का ये हो गया, और दोनों आपस में जुड़ के बना रहे हैं बच्चों ये NO और O, और ये N और ये O और ये O। देखो ये NO2 NO2 दो NO2 है, और ये N2O4, देखो N2O4। सही है। अब देखो बच्चों, ये रिएक्टेंट है और ये प्रोडक्ट बनाएगा। अब ये जो रिएक्टेंट है ना, आपस में टकराएंगे, आपस में एक दूसरे के साथ टकराएंगे। अब देखो बच्चों, ये जो दो रिएक्टेंट है आपस में जब टकराएंगे तो ये कैसे कैसे टकरा सकते हैं बच्चों। एक तो चांस ये है कि N से N टकराए, N से N टकराए। अगर N से N टकराया, अगर N से N टकराया तो हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा, हमारा प्रोडक्ट ये बन जाएगा। ठीक है ना, समझना ध्यान से। अगर N से N नहीं टकराया, अगर ये वाला NO2 जो NO2 है, इसका ओरिएंटेशन कुछ ऐसा हुआ कि इस साइड है O और ये हमारा है N और ये हमारा है O। अगर ये ऐसे हुआ तो बच्चों N के साथ कौन टकरा रहा है, N के साथ O टकरा रहा है, तो इस टाइम प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रोडक्ट कब बनेगा, जब N से N टकराएगा, तभी तो N और N के बीच में बॉन्ड बनेगा, N और N के बीच में बॉन्ड बनेगा। अब O के साथ कौन टकरा रहा है, N टकरा रहा है, N के साथ O टकरा रहा है, तो मैं क्या कहूंगा, यहां प्रोडक्ट नहीं बनेगा। और नहीं बनने की वजह क्या है, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है, और यहां जो प्रोडक्ट बना है उसकी वजह क्या है, प्रॉपर ओरिएंटेशन। ठीक है बच्चों, तो देखो एक बात सुनो ध्यान से। कोलिजन थ्योरी ने सबसे पहली बात क्या बताई, सबसे पहली बात ये बताई कि जो रेट है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन के ऊपर। अगली बात ये बताई कि सारे कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाते, केवल वो कोलिजन प्रोडक्ट बनाते हैं जिनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है। लेकिन लास्ट बात जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, कि चाहे हो उनके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी, चाहे हर कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी हो बच्चों, अगर ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है तो प्रोडक्ट नहीं बनेगा। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए। अगर बच्चों अगर यहां ओरिएंटेशन इम्प्रॉपर हुआ पूरी तरह से, तो जो प्रोबेबिलिटी फैक्टर है वो जीरो हो जाएगा, और जीरो हो जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन भी जीरो हो जाएगा। समझ में आ रही है बात बच्चों। थ्रेशोल्ड एनर्जी होते हुए भी प्रोडक्ट नहीं बनेगा। कई बार ऐसा होता है कि हर कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है लेकिन फिर भी प्रोडक्ट नहीं बनता। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह यह है कि वहां ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं होता। ठीक है, मैं यहां लिख देता हूं एक बात बच्चों, और ये हमेशा ध्यान रखना। समटाइम नोट डाल लेना यहां पे और लिखना, समटाइम देर आर ऑल द कोलिजन are effective, but product does not form। हर कोलिजन इफेक्टिव है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हर कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी है। ठीक है, हर कोलिजन के पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होते हुए भी प्रोडक्ट नहीं बन रहा है। इसकी वजह क्या है, दिस इज ड्यू टू इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन, इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन। ये इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन की वजह से है। सही बात है, यहां तक समझ में आ गई है, क्लियर है।
तो बच्चों ये थी हमारी कोलिजन थ्योरी। क्लियर है यहां तक? अब हमारा इस यूनिट का एक लास्ट टॉपिक बच गया है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, अब हमें ये पढ़ना है। चलो पढ़ते हैं बच्चों, लास्ट जो टॉपिक है उसको भी अच्छे से हम पढ़ेंगे। चलो देखो, लास्ट जो टॉपिक हमारा बचता है वो है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। ठीक है, पहला फैक्टर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। अब बच्चों हम एक बात पढ़ के आए हैं पहले भी कि किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है, लॉ ऑफ मास एक्शन में ही पढ़ा था, किसी भी रिएक्शन का जो रेट होता है वो किस पे डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर। अगर वो उस पे डिपेंड करता है तो बच्चों अगर हम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ेगा। तो मैं लिख देता हूं, ऑन increasing concentration of a reactant, rate of reaction increase, rate of reaction increase। ठीक है, दूसरी बात नंबर 2 टेम्परेचर है। बच्चों टेम्परेचर के बारे में तो हम डिटेल में पढ़ के आए हैं, आरएनएस इक्वेशन पढ़ के आए ना। और आरएनएस इक्वेशन से पहले एक क्लासिकल थ्योरी भी पढ़ी थी जिसमें हमने ये पढ़ा था कि हर 10 डिग्री राइज करने पे रेट ऑफ रिएक्शन लगभग डबल हो जाता है। और उसकी वजह क्या है, जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ जाएंगे तो रिएक्शन का रेट भी बढ़ जाएगा। तो मैं यहां लिखता हूं बच्चों, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर number of collision increase, so rate of reaction also increase। ठीक है यहां तक की बात बच्चों। बच्चों जो तीसरा फैक्टर है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये हमें याद रखना है, कैटलिस्ट। यहां से क्वेश्चन बन जाता है। अच्छा तुमने सुना है ना, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होती है, अगर हम कैटलिस्ट ना लें तो वो रिएक्शन नहीं होती। कैटलिस्ट किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, लेकिन क्यों बढ़ा देता है, कैसे बढ़ा देता है, समझना। देखो, द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट विल इंक्रीज rate of reaction by decreasing activation energy। बच्चों बड़े काम की बात है ये। जो कैटलिस्ट होता है वो किसी भी रिएक्शन के रेट को बढ़ाता है, बढ़ाने की वजह क्या है, वजह है वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज कर देता है। देखो मैं एक रिएक्शन का प्रोफाइल डायग्राम बना रहा हूं और ये रिएक्शन हो रही है एब्सेंस ऑफ कैटलिस्ट में, यहां कैटलिस्ट नहीं है, कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है। ये हमारा रिएक्टेंट है और ये हमारा प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो ये जो इतनी एनर्जी है ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये है। अब सेम रिएक्शन को अगर मैं कैटलिस्ट की प्रेजेंस में कराऊं, प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो इस रिएक्शन का जो प्रोफाइल डायग्राम बनेगा बच्चों, रिएक्टेंट यहां पे अभी, वो प्रोफाइल डायग्राम ये बनेगा। अब क्या हुआ है, देखो प्रोफाइल डायग्राम में किस चीज का अंतर आया है,
यहां रिएक्टेंट है, यहां क्या बना है, प्रोडक्ट है। देखो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कम हो गई। ठीक है, क्या करता है, जब कैटलिस्ट की प्रेजेंस होती है तो बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी कम लगती है। ठीक है, यानी कि इंटरमीडिएट स्टेज जल्दी बन जाती है, कोलिजन जल्दी इफेक्टिव हो जाते हैं, और कोलिजन अगर जल्दी इफेक्टिव हो जाएंगे तो बच्चों प्रोडक्ट के बनने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। यही मैं एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं बच्चों तुम्हारे से, क्या किसी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हो सकती है? बच्चों अगर जीरो एक्टिवेशन एनर्जी हो गई तो हमें यहां तक तो पहुंचना ही नहीं है, सीधे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन जाएगा, और रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना वो भी एनर्जी को रिलीज करते हुए, एक्सप्लोजन हो जाएगा बच्चों, विस्फोट हो जाएगा, हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता। ये मैं नोट डाल के लिख देता हूं एक बात, क्या एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction does not equals to zero. This is because if activation energy is zero, then every collision is effective. हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, हर कोलिजन इफेक्टिव होगा। देखो बच्चों अभी यहां पे कहानी क्या है कि इफेक्टिव होने के लिए इतनी एनर्जी चाहिए, यहां पे जाके कोलिजन इफेक्टिव होगा। अगर एक्टिवेशन एनर्जी जीरो हुई तो उसको यहां तक पहुंचना ही नहीं, यहीं पे उसका कोलिजन इफेक्टिव है, हर कोलिजन इफेक्टिव हो जाएगा, जो पॉसिबल नहीं है, विच इज नॉट पॉसिबल, विच इज नॉट पॉसिबल। सही बात है, ठीक है यहां तक की बात। चलो अब इसके बाद आते हैं नंबर 4 फैक्टर पे। नंबर 4 फैक्टर है बच्चों प्रेजेंस ऑफ लाइट। तुम्हें पता है कुछ रिएक्शन लाइट की प्रेजेंस में होती है बच्चों, लाइट की प्रेजेंस में भी रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाता है। तो यहां मैं लिख देता हूं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज। ठीक है, जैसे H2 प्लस Cl2, अगर मैं यहां सनलाइट ना लूं तो रिएक्शन नहीं होगी। अगर H2 प्लस Cl2 एरो के ऊपर सनलाइट यानी कि H न्यू लिख दिया तो बच्चों 2HCl बन जाएगा। इसका मतलब जैसे ही सनलाइटली रिएक्शन होने लगी प्रोडक्ट बनने लगा, इसका मतलब रिएक्शन का रेट बढ़ गया। ठीक है बच्चों, अब आते हैं नंबर 5 पे, सरफेस एरिया। सरफेस एरिया वो जगह जहां हम रिएक्शन को करा रहे हैं। अगर बच्चों सरफेस एरिया ज्यादा होता है उस कंटेनर का जिसमें हम रिएक्शन करा रहे हैं, तो उस रिएक्शन का रेट भी ज्यादा होगा बच्चों। तो मैं यहां लिख देता हूं लार्जर द सरफेस एरिया, larger the surface area, more will be the rate of reaction, more will be the rate of a reaction। सही बात है यहां तक। तो बच्चों ये 5 फैक्टर थे जो किसी भी रिएक्शन के रेट को अफेक्ट करते हैं। ठीक है बच्चों, इसको साफ कर देता हूं, एक न्यूमेरिकल कराता हूं बच्चों कैटलिस्ट के ऊपर, बड़े काम का न्यूमेरिकल है, समझना अच्छे से। ऐसे न्यूमेरिकल आजकल पेपर में आते हैं। देखो बच्चों क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, द एक्टिवेशन एनर्जी of a reaction decrease from 20 kilojoule per mole to 10 kilojoule per mole in presence of catalyst
कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो 20 किलो जूल से 10 किलो जूल हो जाती है। ये बिल्कुल सच बात है। अभी हमने पढ़ा कैटलिस्ट क्या करता है, कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है। तो कैटलिस्ट ने क्या किया, 20 किलो जूल से 10 किलो जूल कर दिया। अब आगे सुनो, determine the temperature at which the uncatalyzed reaction have same rate as that of catalyzed reaction at 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक है बच्चों, सॉरी, देखो एक लास्ट न्यूमेरिकल है बच्चों इस यूनिट का, और ये इस यूनिट का भी लास्ट न्यूमेरिकल है। हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी केमिकल काइनेटिक्स यहीं पे। अच्छे से समझना है आपको, बहुत अच्छे से ये वाला न्यूमेरिकल। देखो क्या कह रहा है वो, कि एक रिएक्शन तो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है और एक कैटलिस्ट की एब्सेंस में हो रही है। अनकैटलाइज रिएक्शन है। अनकैटलाइज का मतलब कैटलिस्ट की एब्सेंस में। मैं मान लेता हूं कि जो कैटलिस्ट की प्रेजेंस में हो रही है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी E1 है, और E1 की वैल्यू यहां दी हुई है 10 किलो जूल पर मोल। कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो एक्टिवेशन एनर्जी वो 10 किलो जूल पर मोल है। अच्छा, E2 की वैल्यू है 20 किलो जूल पर मोल। सही बात है। अब वो कह रहा है कि कैटलाइज रिएक्शन 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे अगर हो रही है, 27 डिग्री सेल्सियस का मतलब 300 केल्विन। देखो एक सीधी सी बात है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो रिएक्शन हो रही है उसका रेट इससे ज्यादा होगा 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर के ऊपर। लेकिन वो कह रहा है इस अनकैटलाइज रिएक्शन का मैं टेम्परेचर क्या लूं ताकि इन दोनों का रेट बराबर हो जाए। यानी कि मैं T2 की वैल्यू क्या लूं ताकि इन दोनों का रेट बराबर हो जाए। बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझना अभी तुम देखो बात को। हमें एक बात का पता है कि जो K बराबर होता है वो AE की पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। होता कि नहीं होता है? अब सुनो जरा यहां से ध्यान से। अब वो कह रहा है किस टेम्परेचर के ऊपर दोनों का रेट बराबर होगा, दोनों रिएक्शन का रेट बराबर होगा। मैं दोनों के लिए जो रेट कांस्टेंट है ना वो लिख देता हूं। पहले वाले का रेट कांस्टेंट मैंने लिखा K1 बराबर AE की पावर E1 अपॉन RT1। R तो कांस्टेंट है, वो तो कांस्टेंट रहेगा, A कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट रहेगा। दूसरे के लिए लिखता हूं K2 बराबर AE की पावर माइनस E2 अपॉन RT2। अब हमें पता है ये दोनों वैल्यू बराबर है। K1 बराबर K2 है, K1 बराबर K2 है, हट गया ये। A से A कैंसिल, E से E कैंसिल, R से R कैंसिल। बच्चों ओवरऑल बचा क्या हमारे पास, E1 अपॉन T1 माइनस का बराबर E2 अपॉन T2 माइनस का। माइनस माइनस भी क्या हो गया, प्लस हो गया। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, T2 की। तो बच्चों T2 बराबर, इसको इधर लेके आ रहा हूं, E2 मल्टीप्लाई बाय T1 डिवाइड बाय E1। सही बात है ना। अच्छा E2 कितना है, E2 है 20 है ना E2। T2 हमें निकालना है, T1 की वैल्यू 300 दी हुई है और ये डिवाइड बाय E1 कितना 10। तो बच्चों आ गया 600 केल्विन। 600 केल्विन टेम्परेचर के ऊपर इस अनकैटलाइज रिएक्शन का रेट इस कैटलाइज रिएक्शन के रेट के बराबर होगा, और कैटलाइज रिएक्शन 300 केल्विन पे और अनकैटलाइज 600 केल्विन पे, दोनों का रेट बराबर होगा। बच्चों इस तरह के न्यूमेरिकल आजकल पॉपुलर चल रहे हैं, समझना है तुमने, ठीक है। और ये यूनिट पूरी हो गई है। इसकी एक प्रॉब्लम सीट दूंगा मैं कल, वो कंप्लीट सोल्व करनी है। हमारी 4 यूनिट पूरी हो गई है हमारी केमिस्ट्री की। ये समझो हमारा न्यूमेरिकल वाला पोर्शन खत्म हो गया। अब नेक्स्ट जो यूनिट हम स्टार्ट करेंगे बच्चों, D एंड F ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। एक अलग ही हम केमिस्ट्री के पोर्शन में जाएंगे, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। फिजिकल हम यहीं पे छोड़ रहे हैं। अब हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। थैंक यू बच्चों।